चलो, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट क्लास वी हैव completed the basic part of the coordinate geometry, like how to plot the point, then how to find the distance between 2 point, section formula, and then ट्राइंगल से रिलेटेड सारा टर्म हमने सीखा था. फर्स्ट वन इज मीडियन, सेंट्रॉइड, सेकंड वन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सरकम सेंटर, थर्ड वन इज अल्टीट्यूड एंड ऑर्थो सेंटर, फोर्थ वन इज एंगल बाइसेक्टर एंड इन सर्कल, इन सेंटर, इन सर्कल, राइट. और इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सब. अब हम फॉर्मली स्ट्रेट लाइन में इंटर कर रहे हैं. ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो कि हमें पता होना चाहिए. टाइम टू टाइम क्वेश्चन में अप्लाई करते रहना है. ये सब जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा ना, वो टाइम टू टाइम क्वेश्चन में हमको अप्लाई करते रहना है. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं. तो जो हमारा जो स्टार्टिंग टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का, वो है स्लोप ऑफ ए लाइन. ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन. तो स्लोप ऑफ ए लाइन जानने से पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन. देखो, लाइन है क्या, लाइन कैसे फॉर्म किया होगा, लाइन कैसे फॉर्म किया होगा. एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के पास रखे होंगे, फिर तीसरे पॉइंट के पास रखे होंगे, चौथे पॉइंट, पांचवें पॉइंट, इस तरह से 1000 पॉइंट जब एक दूसरे से कंबाइन किया गया होगा तो क्या बना होगा, लाइन फॉर्म करेगा. समझ में आ रहा है. तो देखो, हमें चाहिए क्या, लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, टू लाइंस ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा. आप किसी भी तरीका से आप ड्रॉ करो दो पॉइंट को, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा. अब ये जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट में किस एंगल पे इंक्लाइन करेगा. जो लाइन है ये हमारा 2 पॉइंट हुआ ना, ये हमारा 2 पॉइंट हुआ. अब ये 2 पॉइंट लाइन पे कैसे कैसे इंक्लाइन करेगा ये सीखते हैं. तो देखो, इंक्लिनेशन कुछ आपका ना इस तरह से भी हो सकता है, या फिर इंक्लिनेशन हमको कुछ इस तरह से भी हो सकता है ना. 2 पॉइंट हमने ले लिया, दोनों पॉइंट को लेफ्ट राइट में हमने एक्सटेंड कर दिया है कि नहीं. सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट देखो, ये क्या है, इंक्लिनेशन मतलब क्या, एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन. ठीक है, देखो इंक्लिनेशन हमको समझ में आ जाएगा, हमको स्लोप फाइंड करना आसान लगेगा, ज्यादा टफ नहीं रहता स्लोप फाइंड करना. ठीक है ना, इंक्लिनेशन समझना ज्यादा जरूरी है. तो हम इंक्लिनेशन के लिए कर क्या रहे हैं, ये जो हमारा एंगल है, ये जो हमारा एंगल है थीटा, ये हमने किस तरह से मेजर किया है, एक्स एक्सिस लिया. हमेशा आपको जो इंक्लिनेशन फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना. अब एक्स एक्सिस में हमारा जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हमारा इंक्लिनेशन होना चाहिए, तभी हम स्लोप उसका फाइंड करेंगे. अगर नहीं हो रहा है, आप एक्स एक्सिस में उसको प्लेस कीजिए. वो तरीका भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे उसको प्लेस किया जाता है. ठीक है, वंस यू आर एबल टू प्लेस ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आप उसको सॉल्व तरीके से कर सकते हो. समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है. तो ये जो हमारा थीटा बना, तो इंक्लिनेशन है क्या, इंक्लिनेशन इज द एंगल विच इज मेजर्ड, inclination is the angle which is measured in positive x axis in anti-clockwise direction. ठीक है, कॉपी लिखिए. inclination of a angle, inclination it is the angle which is measured
which is measured with positive x-axis in anti-clockwise direction। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो आप, उसके नीचे लिखो स्लोप ऑफ ए लाइन लिखो फिर अब, जो हमें डिस्कशन करना था, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है? इट इज द tangent of angle theta, it is the tangent of angle theta which a line makes with positive x-axis in anti-clockwise डायरेक्शन। ठीक है, देखो दोनों में अंतर क्या है? इंक्लिनेशन अगर देखोगे तो वहां पर केवल हम थीटा बताएंगे। ठीक है, वहां पर हम क्या बताएंगे? थीटा बताएंगे। लेकिन यहां पर स्लोप ऑफ लाइन मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा मतलब क्या? tan थीटा। समझ में आया? और इसको हम जनरली लिखेंगे m से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इज एक्सप्रेस्ड एज m। ठीक है, तो m इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को? चलो कॉपी कीजिए, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्लोप है क्या चीज? स्लोप है ये हमारा एंगल थीटा रहेगा, और ये अगर हम tan थीटा निकाल दें तो ये हमको m दे देगा। ठीक है, ये हमको क्या दे देगा? m दे देगा। अब ये जो m रहेगा, अब बताओ tan थीटा पॉजिटिव कौन से एंगल से कौन से एंगल तक रहता है? विच एंगल टू विच एंगल tan थीटा इज पॉजिटिव, और विच एंगल टू विच एंगल tan थीटा इज नेगेटिव? बोलो। तो ये जो हमारा tan थीटा इज पॉजिटिव इन 0 to 90। ठीक है, 0 to 90 क्या है हमारा? पॉजिटिव है। और tan थीटा इज नेगेटिव इन 90 to 180। ये बात समझ में आया? तो अब सोचो कि tan थीटा हमारा पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और स्लोप हमेशा ध्यान रखना, जो स्लोप नहीं बोलो, मतलब यहां पर बोलो थीटा इज डिफाइंड फॉर 0 to 180 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारा मतलब इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन का जो एंगल रहेगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मींस एंगल हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच का ही कोई एक एंगल रहेगा। ठीक है, अब इसमें आ गया हमारे पास tan थीटा पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप ग्रेटर देन 0, तो स्लोप ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कहां से कहां तक स्लोप होगा? देखो ना, tan थीटा 0 मतलब 0, और tan 90 मतलब इंफिनिटी। तो स्लोप ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक रहेगा? है, कहां तक रहेगा? 0 to इंफिनिटी रहेगा। ठीक है, और स्लोप नेगेटिव रहेगा। स्लोप नेगेटिव का क्या मतलब है? लेस देन 0। तो ये कहां से कहां तक जा रहा होगा स्लोप? है माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू 0 में क्या रहेगा? ये लेस देन 0 रहेगा। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलो, अब यहां पर अगर आपको दिया रहे फाइंड द स्लोप फॉर द फॉलोइंग एंगल, जैसे आपके पास अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ रहेगा,
तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3। ये बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, थीटा इज इक्वल टू 45 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब सोचो कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाए तो स्लोप क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो स्लोप 0 होने का क्या मतलब है, स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, लाइन इज आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस ही हम, या तो एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस इटसेल्फ। समझ में आया, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो हमने देखा क्या कि थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब लाइन क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बोलो tan 90, और tan 90 मतलब क्या, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को और हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं कि नहीं, अनडिफाइंड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो अनडिफाइंड का क्या मतलब हो गया, विच इज नॉट डिफाइंड, मतलब अगर आप उसका स्लोप देखोगे लाइन का, तो लाइन का स्लोप कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो इसका जो स्लोप हो गया, स्लोप इज नॉट डिफाइंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो स्लोप है वो किसके लिए डिफाइन होता था, एक्स एक्सिस के साथ डिफाइन होता था, और ये क्या बन जाएगा, हाँ इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो हमने थीटा का रेंज दिया था 0 to 90, तो 0 to 90 में एक एंगल हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा, 0 to 90 में हमारा एक एंगल एक्सक्लूड हो गया, कौन सा, 0 to 180 में एक एंगल हमारा 90 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हमारा जो थीटा का जो रेंज हो गया, थीटा का रेंज क्या हो गया, 0 to 90 यूनियन 90 to 180। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी नहीं। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं कि सर ये तो ठीक है, ये एंगल दिया हुआ रहेगा तो हम इसके थ्रू सॉल्व तो कर लेंगे सर, ठीक है, लेकिन पॉइंट के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ में आना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये एक कोई पॉइंट है x1, y1, और ये कोई दूसरा पॉइंट है x2, y2। ठीक है, अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं, तो ये हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब बताइए, ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो ये दोनों का जो लाइन है, ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है। ये हमारा एंगल क्या है, व्हाट डज इट मीन, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। तो ये अगर इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन रहेगा तो ये भी हमारा इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अब देखिए, इसका लेंथ हम कैसे फाइंड करते थे, इसका लेंथ हम फाइंड करने जानते थे, देखिए कैसे, ये वाला लेंथ कितना, पॉइंट कितना
ये वाला पॉइंट कितना, x2। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, x2 माइनस x1। अब ये बताइए इसका लेंथ कितना, y2 माइनस y1। आपको tan थीटा लिखने आता था, tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बताइए ये आपका थीटा है तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम यहां से लिख दें थीटा इज इक्वल, नहीं tan थीटा आता है ना, ये tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। बात समझ में आया। तो यहां पर स्लोप ऑफ 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या लिखेंगे इसको हम, इसको हम लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m। क्लियर है ये पॉइंट। आपको अगर स्लोप चाहिए तो m लिखेंगे, आपको एंगल चाहिए तो tan थीटा लिखेंगे। पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी। अरे देखो अगर किसी को कंफ्यूजन लगता है तो सर हम राइट एंगल ट्रायंगल तो हम लिखना जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको चाहिए tan थीटा, क्योंकि स्लोप किस पे डिफाइन होता है, tan थीटा पे डिफाइन होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर का लेंथ पता है, बेस का लेंथ पता है, हम tan थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा क्या डिफाइन करता है, स्लोप ऑफ ए लाइन डिफाइन करता है। tan थीटा क्या डिफाइन करता है, स्लोप ऑफ ए लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यही अगर स्लोप फ्रॉम द ऑरिजिन हम फाइंड करते हैं, स्लोप फ्रॉम ऑरिजिन, तो ऑरिजिन में क्या एक खास बात है, एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब 0,0, तो y डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ओके टू एवरीवन, गुड। कॉपी कीजिए इसको। नो अब ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, देखो अब सोचो मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि अगर आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू -1, स्लोप इज इक्वल टू -1, तो इंक्लिनेशन कितना होगा बताओ। इंक्लिनेशन मतलब क्या, थीटा, थीटा होगा। तो बताओ थीटा अगर हमको फाइंड करना मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। tan थीटा यहाँ पर स्लोप का क्या मतलब है, m इज इक्वल टू -1, और m इज इक्वल टू -1 का क्या मतलब हो गया, m से किसको रिप्रेजेंट करते थे, tan थीटा को। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो कौन से एंगल के लिए tan थीटा -1 होगा, करेक्ट। तो इसको हम करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 135 डिग्री या 3π/4, 3π/4 या फिर 135 डिग्री। समझ में आया। आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा, आपको इंक्लिनेशन फाइंड करना रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सपोज पॉइंट है एक 2,3 है एंड सेकंड पॉइंट है 5,7 है। ये 2 पॉइंट हमको गिवन रहेगा। तो 2 पॉइंट गिवन रहेगा तो हमको क्या करना है, tan थीटा निकालना है, मतलब स्लोप निकालना है। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 3। सेकंड टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, आपको थीटा दिया हुआ रहेगा, स्लोप फाइंड करना रहेगा। थीटा दिया हुआ रहेगा, स्लोप फाइंड करना रहेगा। जैसे देखो ना, यहां पर थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, फाइंड द स्लोप। तो क्या फाइंड करेंगे, स्लोप मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
150, दिस इज इक्वल टू -1/√3। समझ में आया? ये -150 दिखता कैसा होगा? -150 कुछ इस तरह से दिखता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मेजर करना है स्लोप के लिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कर दोगे तो एंगल हमारा माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करना है। ये तीनों टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप इसको आप नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो फाइंड द स्लोप ऑफ, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ फॉलोइंग स्लोप, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ following slope. First, √3, second, √3/2, third, pi/4, minus √3, fifth, 0, sixth, -10। ठीक है, सॉल्व करते जाइए। देखो, जिसका हम जानेंगे उसका हम एंगल लिखेंगे, जिसका नहीं जानेंगे उसको हम क्या कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग कर देंगे। ठीक है ना? हाँ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, देखो जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं आप एज इट इज अपने नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपका रेफरेंस रहेगा, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होगा तो आप उसको देख सकते हो। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट हो जाएगा -3,4 एंड 7,-3। सेकंड हो जाएगा 0,5 एंड 2,7। थर्ड हो जाएगा -4,-7 एंड -2,1। इतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो कि मैं सॉल्व करते जाता हूं। देखो यहां पर आपको दिया हुआ है क्या, स्लोप दिया हुआ है। फाइंड द इंक्लिनेशन मतलब थीटा हमें बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए यहां पर दिया हुआ है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू √3/2। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3/2। समझ में आया? हमें नहीं पता क्या वैल्यू है इसका, क्या एंगल फॉर्म कर, हमें पता है इतना कि एक एंगल रहेगा जो 0 से 90 के बीच में रहेगा, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। इवन और आप कंसाइज करना चाहते हो तो ये √3/2 का वैल्यू कितना होता है, अप्रॉक्स बोलो। √3 का वैल्यू कितना, 1.73 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, कितना हो गया 0.85। 0.85 हुआ, 0.85 हुआ। चलो 0.85 मतलब ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा। मतलब जो हमारा एंगल आएगा वो 45 से छोटा रहेगा, क्योंकि हमको पता है tan 45 कितना होता है, 1 होता है। और 1 से छोटा मतलब एंगल, 1 से छोटा का क्या मतलब है कि एंगल 45 से छोटा होगा। समझ में आया? इस तरह से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। हमें एग्जैक्ट नहीं बताना है, अप्रॉक्स बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट के लिए भी हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 5। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको हम जानते हैं, क्या लिखेंगे इसके लिए, 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गया। इसके लिए आ जाओ, 0 के लिए क्या लिखेंगे,
0। इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ -10, ठीक है। और tan इनवर्स ऑफ -10 यानी कि देखो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। क्यों सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यहां पर सिंप्लीफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा आपको, क्योंकि आप इसको अगर जब सॉल्व कर रहे होगे तो आपने कैसे सॉल्व किया होगा, इसको पाई माइनस लिखा होगा। आपको याद है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता था उसको हम कैसे लिखते थे, पाई माइनस थीटा करके लिखते थे। तो सिमिलरली यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 10। इसको भी इसी तरह से लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3। और tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है, π/3 होता है, 60 डिग्री होता है। तो पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब यहां पर मुझे फाइंड करना था, स्लोप फाइंड करना था इसका, ठीक है। तो इसका स्लोप फाइंड करने का हमने फॉर्मूला दिया था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अप्लाई कीजिए, -3 -4 डिवाइडेड बाय 7 + 3 इज इक्वल टू -7/10। क्लियर है। सेकंड वाला का बताइए आंसर क्या आया, 1 आ गया, सही है। थर्ड वाले का बताइए क्या आया, 4 आ गया, सही है। वेरी गुड, क्लियर है। अब इस पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द स्लोप आपको दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 -5 डिवाइडेड बाय x - 1 इज इक्वल टू 4। सिंपली x का वैल्यू क्या आएगा, -7/4। चलिए इस पे आ जाते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा स्लोप, 1/√3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, इसका -√3, इसका -1/√3। क्लियर है सभी को, सबका आंसर मैच कर रहा है, वेरी गुड। चलो अब आपको हमने कोलिनियरिटी का मतलब समझाया था। कोलिनियरिटी का मतलब क्या था बताइए, अरे डिस्टेंस फार्मूला में था ना कोलिनियरिटी। नहीं, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, मतलब 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहा है। चलो कोलिनियरिटी का मतलब आप लोगों को लगता है शायद नहीं पता है, चलो कोलिनियरिटी का मतलब हम समझाते हैं। देखो डिफरेंट सिचुएशन में कोलिनियरिटी का डेफिनेशन चेंज नहीं होगा, केवल फार्मूला चेंज होता जाएगा, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं कोलिनियरिटी के लिए, तो कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियरिटी। लिखिए सभी लोग डेफिनेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गया सभी को। चलो अब यहां पर 3 पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो ए पॉइंट को हम ले लेंगे x1, y1, बी पॉइंट को कंसीडर करेंगे x2, y2, और सी पॉइंट को कंसीडर करेंगे x3, y3। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें क्या समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, √√ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। होगा ये कि नहीं होगा। सेकंड आ जाते हैं, डिस्टेंस ऑफ BC क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 का होल y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस, ऐसा नहीं समझना कि सर आपने आगे पीछे क्यों लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप x को पहले लिखिए, y को बाद में लिखिए। अरे ये हो क्या रहा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिराइव हुआ था फॉर्मूला।
तो अगर हम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख देंगे तो थोड़ी ना कि कुछ चेंज हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए AC। तो AC के लिए हमारा क्या बन जाएगा बताइए, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया है? क्लियर है? अगर हमको डिस्टेंस फार्मूला से बताना रहे कि ये कोलिनियर कैसे हुआ तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? इसमें हम डिस्टेंस, अगर देखो सिंपल है, AB प्लस BC करेंगे तो किसका लेंथ आना चाहिए? AC का लेंथ आना चाहिए। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स क्या कंसिडर करेंगे हम, क्या समझेंगे हम? व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं, सेकंड है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेसिस पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अरे ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए कितना पॉइंट का जरूरत है? 3 पॉइंट का जरूरत है। 3 पॉइंट है यहाँ पे, है जरूरत की नहीं जरूरत है? 3 पॉइंट हमको दिया हुआ है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है? नहीं, तो ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर रहा है तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया? 0। ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया? 0। तो यूजिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे? क्या था फॉर्मूला, याद है आपको? अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब हमें चाहिए कोलिनियरिटी का कंडीशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? कोलिनियरिटी का कंडीशन चाहिए। ये हम जो फाइंड कर रहे हैं ये हम कंडीशन फाइंड कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, तो देखो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन का एरिया 0 होगा, तो एरिया 0 होगा तो मतलब क्या हो गया, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 मतलब क्या, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है दिस इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 जो हमने स्लोप पढ़ा है, हमने स्लोप पढ़ा ना, तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट में चेक करें, हम इसको कहां चेक करें? कोऑर्डिनेट में। तो ये हमारा पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है C। अब ये जो लाइन बन रहा है इस लाइन में हम 2 लाइन बना सकते हैं। कौन कौन सा लाइन बना सकते हैं? एक लाइन AB बना सकते हैं, दूसरा लाइन BC बना सकते हैं, तीसरा लाइन AC बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। अब आप सोचो कि तीनों लाइन का स्लोप कैसा है? तीनों लाइन का स्लोप कैसा रहेगा? बोलो। सेम रहेगा। स्लोप मतलब क्या? इंक्लिनेशन। स्लोप मीन्स व्हाट? इंक्लिनेशन। आप देखो ना, तीनों लाइन को एक्सटेंड कीजिए ना तब ना आपको दिखेगा। देखो हमने एक्सटेंड किया तो ये तीनों लाइन का जो थीटा रहेगा वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा। तो कैन आई राइट, अगर मैं AB का स्लोप लिखूं तो AB का स्लोप में क्या लिखूंगा? x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ AB हो जाएगा कि नहीं होगा? स्लोप ऑफ BC क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ BC बताइए। y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 हो गया। स्लोप ऑफ क्या बचा? AB ले लिया, BC ले लिया, AC क्या रहेगा? ये
y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को कि कोई कंफ्यूजन है? सभी लोग बताइए। तो इसमें करना क्या है मुझे? इसमें देखो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लिया, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लिया। किसी दो को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि तीनों का स्लोप क्या रहेगा? इक्वल रहना चाहिए। और इक्वल रहने के लिए क्या हो जाएगा? तो यहां पर लिख दीजिए स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। मतलब इसको हम स्लोप को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? जैसे हम फर्दर नोटेशन करेंगे ना, तो ये स्लोप ऑफ नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिख देंगे एम ऑफ बी सी, मतलब स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू एम ऑफ ए सी, मीन स्लोप ऑफ ए सी। तो किसी दो को हम यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई। देखो जैसा ऊपर सिंबल लिखेंगे सेम एज इट इज नीचे लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर y1 माइनस y2 लिखेंगे तो नीचे में x1 माइनस x2 लिखेंगे। वेरी गुड। तो ये आपका कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का 3 कॉन्सेप्ट है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, थर्ड में हो जाएगा यूजिंग स्लोप मेथड। पहला हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला मेथड, सेकंड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल मेथड, एंड थर्ड हो जाएगा स्लोप मेथड। ये तीनों क्लियर है? तीनों में से जैसा चाहो जहां चाहो यूज कर सकते हो। हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप स्लोप पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना आसान नहीं है। ठीक है, समटाइम्स वो स्क्वायर रूट तुमको डायरेक्टली दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में आपको मेंशन ना कर दे, आप लोग स्लोप फॉर्म को ही प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली रेशियो दे देगा और दो रेशियो आपको इक्वेट करना पता है कि नहीं पता है? कॉपी कीजिए सारा चीज। देखो तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, स्लोप तो सबको समझ में आ गया? स्लोप में कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, क्योंकि देखो याद रखना स्लोप ही हमारा बेसिस पॉइंट है जिसके थ्रू हम सारा क्वेश्चन ऑन द ऑफ लाइन का सॉल्व करते रहेंगे। अब देखना ना, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, स्लोप को हम पकड़ के रखेंगे और स्लोप के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ इमेजिनेशन वाला पार्ट अप्लाई करेंगे, कुछ स्लोप वाला पार्ट अप्लाई करेंगे, दोनों को मिक्स कर करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एक पॉइंट है, छोटा सा है, लोकस। ये लोकस है क्या? ठीक है, तो लोकस है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। जो भी हमारा इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन आएगा जिसमें एक्स और वाई ही केवल आपका लाई करेगा। ठीक है, तो लोकस का अगर हम डेफिनेशन दे देंगे तो लोकस का डेफिनेशन क्या है? इट इज ए मूविंग पॉइंट इन द गिवन प्लेन विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। ठीक है, ये एक मूविंग पॉइंट है इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन विल गिव अस द लोकस ऑफ द पॉइंट, विल गिव अस द। समझ में आया? और जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आप देखोगे कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। वो कभी ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, कभी आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। समटाइम्स मतलब डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट आता रहेगा आपका। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, इट इज ए मूविंग पॉइंट, इट इज द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, इट इज द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट it is the path of the moving point in the coordinate system which satisfied the given condition. It is the path of moving point in the coordinate system which satisfied the given condition. Which satisfied the
गिवन कंडीशन। विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट whose distance from both coordinate axis is equal to each other। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या है, एक मूविंग पॉइंट हमको कंसीडर करना है। पहला काम क्या है, मूविंग पॉइंट कंसीडर करना है। तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन लीजिए, मूविंग पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y। ठीक है, नाउ तो मूविंग पॉइंट इज x, y। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि x एक्सिस से डिस्टेंस एंड y एक्सिस से डिस्टेंस, ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा आएगा, डिस्टेंस मतलब मॉड y, और y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब मॉड x। ये क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, मॉड x इज इक्वल टू मॉड y हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सारा पॉइंट। जो भी आपका दिया हुआ रहेगा, मूविंग पॉइंट मतलब एक पॉइंट कंसीडर करना है और जो कंडीशन दिया हुआ है उस पॉइंट से रिलेटेड उसको हमको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका इक्वेशन बन जाएगा, या लोकस, आपका लोकस ऑफ द गिवन पॉइंट यही रहेगा। ठीक है, लोकस ऑफ द गिवन पॉइंट यही रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, कॉपी कीजिए इसको। देखो यहां पर देखो, मॉड ऑफ एक्स मतलब ये वाला चीज नहीं करना। ठीक है, इसको और हम तरीके से करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर कर देंगे तो ये भी हमारा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा ना, ये भी हमारा क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा परफेक्ट है। जो प्रीवियस वाला हमने लिखा था वो पार्शियल था, ठीक है ना, लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट दे देगा। तो ये है क्या, अगर फाइनल आंसर देखोगे तो ये है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई है। तो इसका मैंने 2 स्टेप आपको मैं लिखवा देता हूं, हाउ टू प्रोसीड या हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द लोकस ऑफ द गिवन कंडीशन, लोकस विद द गिवन कंडीशन। ठीक है ना। तो देखो ये हमने क्या किया है, दीज आर द स्टेप्स यूजिंग विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लोकस। ठीक है, तो हमने क्या किया, x, y डायरेक्टली ना कंसीडर करके हम h, k कंसीडर करेंगे, और h, k कंसीडर करने के बाद जो भी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, उसको हम किसके फॉर्म में बना देंगे, इक्वेशन के फॉर्म में बना देंगे। इक्वेशन के फॉर्म में बनाने के बाद क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई अदर वेरिएबल दिया हुआ रहेगा तो उसको हम यूजिंग द इक्वेशन एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और केवल क्या आपका इक्वेशन में रहेगा, h, k और इफ पॉसिबल सम कांस्टेंट रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जो लास्ट आपका बचेगा वो लास्ट बचेगा किसके फॉर्म में, h, k के फॉर्म में, और h, k को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x, y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो एक आप ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारा कोई मूविंग पॉइंट है, क्या है ये, h, k है। एक पॉइंट है 1, 2, इसको हम ले लेते हैं a, और एक पॉइंट है b हुज कोऑर्डिनेट इज 4, 3।
अब बताओ डिस्टेंस किसके किसके बीच इक्वल है, डिस्टेंस किसके किसके बीच इक्वल है, AP इज इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल है। देखो ना डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब दिस मूविंग पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू 1,2 एंड डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू 4,3 आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहां पर AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर करने से क्या बेनिफिट हो जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर स्क्वायर रूट लिखने के बाद हमको बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ता। तो यहां पर अप्लाई कीजिए H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H-4 का होल स्क्वायर प्लस K-3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस 2H माइनस प्लस 1 प्लस K स्क्वायर माइनस 4K प्लस 4 इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8H प्लस K स्क्वायर माइनस 6K प्लस 9। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, माइनस 2H है, यहां पर कितना है माइनस 8H है, 8H को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा 6H। अब यहां पर माइनस 6K है, यहां पर माइनस 4K है, क्या हो जाएगा प्लस 2K हो जाएगा। अब कांस्टेंट देखिए 1 प्लस 4 5 और यहां पे कितना 16 प्लस 9 माइनस 16 प्लस 9 इज 25, 25 माइनस 5 इज 20, 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा 3H प्लस K इज इक्वल टू 10। ये हमारा फाइनल आ गया। अब क्या करना है, H को X से रिप्लेस करेंगे, Y को K को Y से रिप्लेस, तो ये हो जाएगा क्या 3X प्लस Y इज इक्वल टू, ये हमारा लोकस ऑफ द पॉइंट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को। चलिए इसी के बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन और मैं देता हूं, उसको आप सॉल्व करते जाइए, नोट डाउन कीजिए इसको। तो ये हमने 4 क्वेश्चन दिया है बेस्ड ऑन द लोकस। आप कोशिश कीजिएगा चारों का चारों ट्राई करने के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करके फिर फर्दर हम कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू वेरी मच।